खुसूसी इख्तियारात में तोसी के मामले पर रेंजर्स पसे मंजर में चली गई। वफाक और सिंध आमने सामने आ गए। मरकजी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत की समरी मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत के लिए खत किसने लिखवाया, बताएंगे अंदर की कहानी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मामलात उलझते जा रहे हैं। मुत्तहिदा के कायद और नामजद मेयर के कराची समेत 25 अहम रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा ने 5 साल में पहली दफा लंदन की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। तफ्तीश के लिए पाकिस्तान आने वाले 12 पुलिस एहलकारों ने भी इस अदालत के सामने बयान दे दिया। 5 सालों से जारी हाई प्रोफाइल कत्ल केस में अहम पेशरफ्त है। N154 में जिमनी इलेक्शन का मुआरका कल होगा। इमरान खान के सबसे अहम साथी जहांगीर तरीन अपनी जिंदगी का अहम तरीन मैच खेलेंगे। और सिंध के आला पुलिस एहलकारों की नौकरियां अदालत के रहमो करम पर हैं। सिंध हाईकोर्ट ने आईजी सिंध समेत 11 आला पुलिस पर तौहीन अदालत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। मामला टकराव की सियासत की तरफ बढ़ रहा है। आज वफाकी हुकूमत ने सिंध असेंबली से मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में तैयार करदा समरी को मुस्तरद कर दिया और सिंध की तरफ से और सिंध में चाहे खुर्शीद शाह साहब हो या फिर पंजाब में कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हो, शदीद तनकीद की उन्होंने चौधरी निसार साहब पर। हम आपको बता रहे हैं कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि तनकीद चौधरी निसार साहब पर इसलिए कर रहे हैं कि चौधरी निसार साहब ने ये समरी तैयार की है और सिर्फ उन्होंने ये काम कर लिया, वजीर आजम को इसका पता नहीं था, तो शायद ये बात गलत है। जवाबी खत लिखा गया है, वफाकी हुकूमत की तरफ से लिखा गया है, वफाकी वजीर दाखिला की तरफ से लिखा गया है। साथ ही में सिंध में रेंजर्स के मुकम्मल इख्तियारात में 60 दिन तक तौसीह कर दी गई है। जवाब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि वफाक को जो करना है करके देख ले। वजीर दाखिला चौधरी निसार को कायम अली शाह साहब से किस किस्म का खौफ है, उन्हें वजीर आला सिंध से बात करने में क्यों शर्म आती है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने कहा कि मामलात की खराबी का जिम्मेदार चौधरी निसार है। अगर वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, मीडिया पर बात ना करते, तो मामलात इस हद तक ना बिगड़ते। लेकिन हम आपको बता रहे हैं और आला तरीन सरकारी जराए के तहत बता रहे हैं कि जो जवाब सिंध हुकूमत को वफाक की तरफ से लिखा गया है, जो जवाब सिंध हुकूमत को वफाकी वजीर दाखिला की तरफ से लिखा गया है, जो जवाब दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वजीर दाखिला की तरफ से नहीं, वो वजीर दाखिला चौधरी निसार का अपना जवाब नहीं, बल्कि वजीर आजम की हिदायत पर तैयार किया गया जवाब है। अगर सिंध हुकूमत ये समझे बैठी थी कि सिर्फ तनकीद होगी चौधरी निसार साहब पर, मामलात तय होंगे वजीर आजम के साथ, तो हम आपको बताते चले कि आला तरीन वजीर आजम हाउस के जराए बताते हैं, आला तरीन इंटीरियर मिनिस्ट्री के जराए बताते हैं कि यह सब कुछ वजीर आजम के कहने पर हुआ, वजीर आजम को एतमाद में लेके हुआ। जवाब का एक एक नुक्ता वजीर आजम की निगरानी में लिखा गया, वजीर आजम को एतमाद में लेकर लिखा गया, जवाब वजीर आजम को दिखाकर जारी किया गया और इस पूरे मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे। तो क्या करेगी अब सिंध हुकूमत, क्या मौक़िफ़ होगा अब कि जब सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार साहब जिम्मेदार नहीं बल्कि वजीर आजम नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर लूप में है इस पूरे जवाब के हवाले से। आज वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की सदारत में अहम इजलास हुआ। सिंध हुकूमत की रेंजर्स को महदूद इख्तियारात देने की समरी मुस्तरद की गई। जराए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को खत में लिख दिया है और खत के मंदरजात हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि उस खत में लिखा है कि किसी भी सूबे में रेंजर्स को आइन के आर्टिकल 147 के तहत बुलाया जाता है। मुलाहिजा कीजिएगा, अहम आईनी और कानूनी नुक्ता है कि जवाब में लिखा है कि आप जब बुलाते हैं किसी सूबे में रेंजर्स को तो आइन के आर्टिकल 147 के तहत बुलाते हैं और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 4 के तहत सिंध में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात हैं और ये दिए गए हैं। सिंध हुकूमत इस सेक्शन के तहत या तो इख्तियारात दे सकती है या नहीं दे सकती, इन इख्तियारात में तरमीम नहीं कर सकती, इन इख्तियारात को महदूद नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत का यह इख्तियार जरूर है कि रेंजर्स को इख्तियार दे, या यह इख्तियार जरूर है कि रेंजर्स को इख्तियार ना दे।
ये इख्तियार नहीं है कि इख्तियार दे और कह दे कि ये इख्तियार आपका होगा, ये नहीं होगा, उसे महदूद नहीं कर सकती। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कोई गलत कार्रवाई की है, और ये वफाकी वजीर दाखिला का जो जवाब है वजारत दाखिला का, वो कहता है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कोई गलत कार्रवाई की है या कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इसका फैसला सूबाई हुकूमत नहीं करेगी, अदालत करेगी। अगर सूबाई हुकूमत रेंजर्स के इख्तियारात को महदूद करना चाहती है, उसका वाहिद रास्ता कानून साजी है जो वफाकी हुकूमत कर सकती है। इसलिए सूबाई हुकूमत से कहा गया है कि वो रेंजर्स की तैनाती के हवाले से गैर मशरूत समरी वफाक को भेजे। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 148 की सब क्लॉज 3 के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हर सूबे को बैरूनी और अंदरूनी जारियत और गड़बड़ से बचाना वफाक की जिम्मेदारी है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत सूबे को जरूरी हिदायत भी दे सकती है। अब सिंध हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, जब वफाक ने साफ साफ कह दिया कि आप इस बात को तय कीजिए, इस बात का फैसला कीजिए कि आपको रेंजर्स चाहिए या नहीं चाहिए, रेंजर्स के इख्तियारात चाहिए या नहीं चाहिए। यह फैसला आप नहीं कर सकते कि रेंजर्स के इतने इख्तियारात होंगे, इतने नहीं होंगे। इस वाले काम के लिए उन्हें वजीर आला को बताना पड़ेगा। सूबाई मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ मौजूद है। चांडी साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। खत के मंदरजात हमने अवाम के साथ शेयर किए। आइन और कानून की रोशनी में यह खत कहता है कि आपके पास यह इख्तियार नहीं है कि आप इख्तियारात को महदूद करें, यह जरूर इख्तियार है कि रेंजर्स को इख्तियारात दें या ना दें। क्या जवाब देगी अब सिंध हुकूमत? मेरे ख्याल में आप 147 की बार बार बात कर रहे हैं, उसको आप पढ़ के देखें। उसमें लिखा है कि सूबा मशरूत या गैर मशरूत, ये लफ्ज उसमें लिखा हुआ है। लेकिन एक मरहले पर अगर गलतफहमियां पैदा हो जाए और उनको ठीक करने के लिए, उस इदारे का एतमाद बहाल करने के लिए, और सूबे में जो अवाम की मुंतखब हुकूमत है उसके ख्वाहिश पर, उसके वकार के मुताबिक, सूबे के मफादात के मुताबिक, और सूबाई खुद मुख्तियारी जो आइन की दी गई है, अगर उसके तहत मशरूत या गैर मशरूत का जो लफ्ज है उसको देख अगर कोई सिफारिश करती है सिंध असेंबली, तो आप उसको गैर कानूनी कैसे समझ सकते हैं? मैं जो वफाक का जवाब है वो आपको बता देता हूं। वो कहते हैं 147 के तहत आप रेंजर्स को बुलाते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के सेक्शन 4 के तहत आप उन्हें इख्तियारात देते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, या तो इख्तियारात दें इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट सेक्शन 4 के तहत, या ना दें। ये नहीं कर सकते कि इतने इख्तियारात होंगे, इतने नहीं होंगे, ये आप नहीं कर सकते। ये वफाक कानून बदलेगा, आप नहीं कर सकते। ये जवाब हमने वफाक को जो चाहे वजाहत करे, हमने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते। हमने एक बात को ठीक करने के लिए एक बात, सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन किया है, वो कौम की नुमाइंदा असेंबली है, वो सूबे का कानून साज इदारा है, आप उसकी हैसियत को कैसे फरामोश कर सकते हैं? लेकिन शाहजेब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है, उन्होंने हमेशा सूबों और कौमों की आवाज को अहमियत ही नहीं दी, कभी उन पर नजर ही नहीं डाली। और इसी वजह से हमेशा जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, सूबे में और वफाक में इख्तिलाफात बढ़ते हैं। अच्छा, आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका पहला नुक्ता यह था कि इस हुकूमत ने के दौर में सूबों और वफाक के दरमियान तनाज़ात खड़े हो गए। चांडी साहब, अगर वफाक और सूबे में आप ये कह रहे हैं कि सिंध नून लीग की हुकूमत हमेशा ये करती है, और आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की करारदाद के तहत आप एक अरेंजमेंट चाहते हैं, और अरेंजमेंट ये है कि कुछ मामलात में कायम अली शाह साहब को बताया जाए जो कि वजीर आला हैं, तो अगर वफाकी हुकूमत आप कह रहे हैं कि वो इस तरह करती है, कल जो हाई कोर्ट, जो अदालत है, अदालत आलिया ने भी आपके इस अरेंजमेंट को रिजेक्ट किया। डॉक्टर आसिम के मामले पर आपकी एक पोजीशन थी, उसको रिजेक्ट करते हुए एक अलग पोजीशन दी और एक अलग फैसला दिया। तो कल तो साबित हो गया ना कि डॉक्टर आसिम के फैसले पर अगर रेंजर्स आपसे पूछती और कायम अली शाह साहब की अलग राय होती और अदालत ने आपकी राय के खिलाफ रेंजर्स के हक में फैसला दे दिया, तो आपका अरेंजमेंट तो रिजेक्ट कर दिया जो आप असेंबली के थ्रू चाहते थे। शाहजेब, चीजों को आप मिला रहे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और बहुत बड़े, आजकल तो आप माशाल्लाह बहुत बड़े अनकर हैं, चीजों को मिला रहे हैं। अगर मगर से मामला नहीं चलेगा, अगर किया, अगर नहीं है। अदालतों का एक जो अख्तियार है, जो तरीकेकार है, वो और चीज है, यहां मामला दूसरा है। हम ये नहीं कह सकते, ये फैसला नहीं दे सकती अदालत। अदालत फैसला देगी, हमें हर हाल में कबूल करना पड़ेगा। हमने भुट्टो की फांसी को कबूल किया, वो और फिर हमारे 2 वज़राए आज़मों को उतार दिया। क्या केसेस थे, क्या मसाइल थे, आप खुद देख। लेकिन हमने फैसले माने, हमने वकार की खातिर माने। अभी भी जो फैसले आते हैं, अगर पुलिस के आईजी के मामले में आएगा, वो अलग बात है। यहां एक बात है, यहां आप सूबे की हाकिमियत से कैसे इनकार करेंगे? एक मुंतखब हुकूमत के वकार को, उनके हक को कैसे? हमने रेंजर के पावर्स को कबूल किया,
हमने रेंजर की कार्रवाई को कबूल किया, रेंजर के कुर्बानियों को सलाम किया। रेंजर ने जो अमन अमान कायम किया सिंध पुलिस से मिलकर, हमने उसमें फख्र का इजहार किया है। हम कब उसके खिलाफ? अच्छा, मगर चंड साहब, जब पार्लियामेंट से या किसी भी असेंबली से कोई करारदाद मंजूर हो तो वो सेंस ऑफ द हाउस लगे, सेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी ना लगे। उसके लिए बड़ा लाजमी है ना कि मामला डिबेट भी हो। आपने सिंध असेंबली में मामला डिबेट तक नहीं किया। पीटीआई, पीएमएल फंक्शनल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो भी तो इसी असेंबली का हिस्सा है ना। सेंस ऑफ द हाउस होता, जीएस डिबेट होती। आपने तो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो सेंस ऑफ द गवर्नमेंट लग रहा है, सेंस ऑफ द सिंध असेंबली तो नहीं लग रहा है। शाहजेब, आप इस्लामाबाद में थे, मैं भी आपके साथ था। कितने फैसले हुए, कितने कानून साजी कितनी हुई, मियां साहब के दौर में भी हुई। 1 घंटे में इजलास हुआ, 1 घंटे में बताया गया, कानून पास हो गया, तरमीम आ गई। मियां साहब पे तनकीद हुई, मियां साहब पर इस सारे उसमें तनकीद हुई कि आप पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना रहे हैं। आप शायद दो बातें, एक तनकीद हुई, एक गैर आईनी काम है। गैर आईनी तो काम नहीं है। अब तनकीद हो गई, तरीकेकार होगा, तब तो ऐसा किया। तनकीद है, किस काम पे तनकीद नहीं होती? अच्छे से अच्छा हम काम करते हैं जब से हमारी पार्टी बनी है। अच्छा, मगर चलें चंड साहब देखिए, वफाक और सिंध आमने सामने नजर आ रहे हैं। और आपने कहा कि नून लीग हमेशा ऐसा करती है, मगर इस अहम मामले पर मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में शदीद इख्तलाफ, मगर इस मामले पर तहरीक इंसाफ में का आपसे इख्तलाफ, एमक्यूएम और रेंजर्स में शदीद इख्तलाफ, मगर इस मामले में एमक्यूएम का आपसे इख्तलाफ ना कि रेंजर। तो सिर्फ नून लीग का मसला नहीं है। सिंध हुकूमत, सिंध असेंबली की ऑपोजिशन जो रेंजर्स के भी खिलाफ हो वो भी आपके खिलाफ खड़ी है, जो नून लीग के खिलाफ है वो भी आपके खिलाफ खड़ी है इस मामले में। देखें, ये सियासी मामला भी है, इतना खालिस गैर सियासी मामला नहीं। रेंजर के होने पर, रेंजर के अख्तियारात पर हमें कोई एतराज नहीं है, रेंजर की कार्रवाइयों पर हम फख्र करते हैं। लेकिन जो बात आप छेड़ रहे हैं ये खालिस सियासी बात है। अगर वफाक का सूबे का इख्तिलाफ हो जाए, अगर उनके बीच में लड़ाई हो जाए, तो इमरान खान साहब आपकी जमायत नून लीग के हक में जो खुश नहीं होगी वो तो खुश होगी। एमक्यूएम के कौन से खुशी के ताल्लुकात है नून लीग के? मेरे ख्याल में वो दोनों जमायतें चाहेंगी कि आज वफाक के दिन पूरे हो जाए। साहब रिएक्शन बता दीजिए, साहब रिएक्शन क्या है? साहब ये वफात आ गया, कबूल कर लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि वजीर आजम के इमा पर वजीर आजम के अप्रूवल से खत आया है। तो ये चौइसार साहब ने नहीं लिखा, ये चौइसार साहब की मिनिस्ट्री की तरफ से जरूर है, वजीर आजम को पूरा एतमाद में लिख कर है। तो अब क्या करेंगे आप, क्या है रिएक्शन? मुझे चौधरी निसार साहब से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। मैं उनकी इज्जत करता रहा हूं जब मैं सेनेट में था। इख्तिलाफ हो सकता है एक रहनुमा की हैसियत में, एक वजीर की हैसियत में, लेकिन अगर वजीर आजम की मंजूरी से भी है और वजीर आजम साहब जिनको हम भी अपना वजीर आजम समझते हैं, अगर वो सूबों को इस अंदाज से बाईपास करेंगे और ऐसे सूरत हाल खराब करेंगे कि वफाक और सूबों के बीच में किसी भी सूबे के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, कभी भी नहीं रहते। अगर सूरत हाल खराब होगी तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। हम जो परेशान होंगे तो होंगे, लेकिन परेशान खुद भी होंगे। ये कि सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। चाणी साहब बहुत शुक्रिया। उनके भी दिन चाणी साहब बहुत शुक्रिया। चाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वजीर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वफाक क्या करेगा? क्या सिंध को एतमाद में लेगा? अगर फैसला खुद वजीर आजम का है तो कैसे लेगा? क्या मामला आगे बढ़ेगा? बलोच साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने देखा कि असेंबली की करारदाद, सेंस ऑफ सिंध असेंबली, ये सारी की सारी बातें कही जाएंगी और किस तरीके से एतराज हो रहा है कि नून लीग की तमाम चीजों की परवाह नहीं करती। एतमाद में लिया सिंध क़यादत को या नहीं लिया गया कायम अली शाह साहब को वजीर आजम साहब की तरफ से, या फैसला ऐसे ही आ गया? शुक्रिया शाहजेब भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें मौका दिया इस पर बात करने का। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये इलाका बनता है और उसके बारे में उनको आई एम श्योर उन्होंने सोचा होगा और जो भी पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, असेंबली की तरफ से, उन्होंने उसके ऊपर ज़रूर सोचा होगा। लेकिन एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं DG रेंजर रहा था यहाँ पर, 3 साल का अरसा मैंने यहाँ पर गुजारा है, और रेंजर्स को जब भी कोई टास्किंग की जाती है तो उनको सिचुएशन दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, आगे उस काम को किस तरीके से करना है ये बात उनको बताई नहीं जाती है। ये टेक्निकल बातें होती है, उनको पता होता है कि किस तरीके से उसको काम को करना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। सिचुएशन हैंड ओवर किया जाता है। अगर सिचुएशन को अपने हाथ में लें और बच्चों की तरह गाइड करना शुरू कर दें, ये वो चीजें फिर इस तरह से नहीं चल सकती है। मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट का रिएक्शन बिल्कुल सही है।
और साहब अगर सही है, मैं आप एक जाहिर है आप डीजी रेंजर्स भी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं, बट आप एक डेमोक्रेटिक हुकूमत का हिस्सा होते हुए या पूरी नून लीग की डेमोक्रेटिक हुकूमत क्यों अनचेक्ड पावर चाहती है? बलोच साहब ये तो हमने देखा ना कि डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में कहीं ना कहीं मिसहैंडलिंग है, जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई मामला वैसा नहीं नजर आता। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 25 रहनुमा फारूक सत्तार साहब समेत और उनके जो अभी अभी के इलेक्टेड होने वाले मेयर हैं, उन सबके खिलाफ मुकदमात हो गए सिर्फ इसलिए कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर सुनना या फैसिलिटेट करना। तो कहीं ना कहीं मिसहैंडलिंग हुई। एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होते हुए आप क्यों अनचेक्ड पावर चाहते हैं कि चेक कोई नहीं होगा? देखिए जी, जहां तक फारूक सत्तार साहब और या अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर को सुनने का ताल्लुक है, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ जो है ना जजमेंट अभी नहीं ली जा चुकी है। ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर उसमें किसी ने कोई इन्वॉल्व अगर है और उसकी अगर FIR काटी गई है, उसको अरेस्ट किया गया है, कोई कार्रवाई की गई है, मेरे ख्याल में, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल में इसको अगर ये कह देना कि जी इसमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने वाली बात है, फिर यही है कि कादर बलोच के अगर कोई गलत काम करता है तो उसको मत पकड़ो, और कादर गरीब अगर करता है तो उसके गले में उसको डाल लो, ये कार्रवाई हो जाती है। अभी ये चीजें देखने वाली है। एक चीज जो मसला है अपने डॉक्टर आसिम साहब का, मेरे जाती दोस्त है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि रेंजर का उसके साथ किसी किस्म की दुश्मनी की रीजन ही नहीं बन सकती है। साहब ये एक तो मुत्तहिदा का कोर्ट वाला मामला जो है वो नशर करने के हवाले से, और आपने कहा डॉक्टर आसिम से रेंजर्स का कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, सवाल ये नहीं है, मगर जब आप डॉक्टर आसिम से स्पेसिफिक होते हैं, हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की, फिर मामला फैलेगा। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिस पर अपने अस्पताल में इलाज का इल्जाम है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कहते रहे असला देता हूं, जो कहते रहे कि पब्लिक, ये जो पीपल्स अमन कमेटी है ये पीपल्स पार्टी की जेली कमेटी है, फिर जो दूसरे रहनुमा है कायम अली शाह साहब 2012 के ऑपरेशन के बावजूद जिसमें पुलिस वाले मारे गए, उजैर बलोच के अगर डिनर्स में जा रहे हो, उन सबके खिलाफ नहीं होगी, ये फैलेगा नहीं। ये मामला कैसे फिर डॉक्टर आसिम तक ही महदूद रहेगा जिस पर सिर्फ इलाज कराने का इल्जाम है? शाहजेब भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मेहरबानी करके अगर किसी वक्त रेंजर के लिए ये मुमकिन हो सके कि वो आपसे शेयर कर सके, ये ट्रीटमेंट वाली बात नहीं है, बहुत बेशुमार बातें, ट्रीटमेंट बिल्कुल मेरे ख्याल में 5% भी नहीं है, बेशुमार और चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रॉबेबली उनको ग्रिल किया गया या उनको रखा गया 90 डेज के लिए, बहुत कुछ उनके साथ हाथ आ गया है। दिस इज वन आउट ऑफ मैनी थिंग्स। ये कह देना कि सिर्फ ये इलाज करने वाली कार्रवाई है, मुझे भी इलाज करने वाली कार्रवाई में कोई इतना गलत बात नहीं लगता है। कोई भी जख्मी आदमी चाहे कुछ भी हो, ये फौज के अंदर हम लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन के लोग जख्मी हो जाते हैं, उनको ट्रीट करना जो है ना वो कसूर नहीं है, कोई उनको फेंक नहीं देता है कि वो मर जाए इस तरीके से। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इलाज करने में कोई ऐसी बात नहीं है, ये दुश्मन के साथ भी नहीं होता है, तो FIR को मद्देनजर रखकर मैं आपसे सवाल कर रहा था। अब आप देख लीजिए जिस किस्म के उन पर इल्जामात लगाए गए हैं, अगर आपकी नजर में बतौर वफाकी वजीर आप कह रहे हैं कि वो नहीं, मगर दूसरा मामला है वो बहुत ज्यादा बड़ा नजर आता है जो डॉक्टर आसिम साहब की इन्वॉल्वमेंट है, वफाकी हुकूमत क्या करेगी? अगर मियां साहब की मर्जी से हुआ है, सूबाई हुकूमत इन लूप रहे, क्या कोई बात की जाएगी? दोनों लीडरान बात करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा करेंगे कि टकराव की तरफ ना जाए मामला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाए दोनों के दरमियान मामला? टेम्परेचर को इतना ऊंचा नहीं जाने दिया जाएगा जहां पर टकराव की सिचुएशन पैदा हो जाए, और मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा, उसके बारे में कोई कार्रवाई की जाएगी। इनको इस तरह से नहीं छोड़ा जाएगा कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पर वापसी का कोई रास्ता ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वफाकी वजीर कादिर बलोच साहब मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से बयान कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या करेगी? फारूक सत्तार समेत इस वक्त वसीम अख्तर साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, अदालत की तरफ से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है। अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के हवाले से है। फारूक सत्तार साहब से पूछेंगे क्या वो गिरफ्तार होने को तैयार हैं या उससे पहले जमानत कराने के लिए जाएंगे, किस तरफ मामला जाएगा। और इस अहम मामले पर जहां वफाक खड़ा हो गया रेंजर्स के इख्तियारात के साथ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहां खड़ी होगी, बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में फारूक सत्तार साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। इस वक्त प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, नाकाबिले जमानत वारंट इनके इशू हो गए हैं, गिरफ्तार होंगे या जमानत कराएंगे, केस किस तरह कंटेस्ट करेंगे। आज जो फैसला आया उसमें 25 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं। इन रहनुमाओं पर इल्जाम है कि उन्होंने MQM के कायद की 12 जुलाई की तकरीर में मुआवनत की, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी हुक्काम पर सख्त तनकीद की थी। MQM के कायद ने रेंजर्स को भी सियासी जमात करार देते हुए फौज पर शदीद तनकीद की थी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 में केस की समाअत के दौरान पुलिस ने चार्जशीट पेश की, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 25 रहनुमाओं को क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 12 के तहत चार्ज किया गया। और इंसदाद दहशतगर्दी के जज बशीर अहमद खोसरो ने MQM कायद और सीनियर रहनुमा
के साथ साथ फारूक अख्तर साहब के साथ साथ कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर और रऊफ सिद्दीकी समेत 25 रहनुमाओं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए 2 जनवरी के तहत और कहा गया कि इनको पेश किया जाए। एमकेएम के जिन रहनुमाओं पर चार्जशीट शामिल नाम जिनके चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, इनमें एमकेएम के कायद और कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर, सीनियर रहनुमा फारूक अख्तर, रशीद गुडेल, ख्वाजा दारुल हसन, रऊफ सिद्दीकी, कमर मंसूर, सलेमान बलोच और दीगर शामिल हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शामिल हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फारूक अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक अख्तर साहब कैसे कंटेस्ट करने लगे सर? 2 जनवरी तक गिरफ्तार आएंगे, बेल लेंगे, क्या करेंगे इस केस में? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो एफआईआर्स सहूलतकार बना के एमकेएम के कोई 25 के करीब उन रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज हुई थी, जब कराची में 12 जुलाई मुबैना तौर पर जब कायदे तहरीक अल्ताफ का खिताब हुआ था, और उसमें मुबैना तौर पर कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी बिना पर कोई नोटिस लिया गया, वो इश्तियाल अंगेज़ी के ज़ुमरे में थी, वो हिकारत अंगेज़ी के ज़ुमरे में थी, वो जो है वो किसी की फेम को डिफेम करने के मुतरादिफ थी। ये तो कोई नौयत या बुनियाद हो सकती किसी मुकदमे की, लेकिन ये गैर मामूली है। ये वाहिद अपनी नौयत का मुकदमा है जो पाकिस्तान में इस तरह बना है कि तकरीर जिन लोगों ने कराई या सुनी कम अज कम, उनके खिलाफ भी जितने 25 लोगों के नाम मालूम थे, वरना वहां तो 4-5 हज़ार लोग भी बैठे थे या 2000 लोग बैठे थे, उन सब के नाम मालूम नहीं थे, वरना तो ये सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर करती। तो 25 लोगों के खिलाफ, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उस वक्त का एक खास माहौल था। इसके अलावा क्योंकि अल्ताफ साहब ने बार-बार ऐसी तकारीर की हैं जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौम में खुद भी प्रॉब्लम में आई है, आपको भी बार-बार आके शोज में डिफेंड करना पड़ा। इसके अलावा तरीका क्या है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने माजरत करते हैं, फिर ऐसी बात कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि जस्टिफाई होता है, ये ठीक है जो आपके साथ हो रहा है, अगर आप लोग रोक नहीं सकते अगर उन्हें, तो फैसिलिटेट करते हैं, फिर क्या तरीका है? शाहज़ेब, मेरे ख्याल में अब 5 दिसंबर के बाद मैं अब आपके इन सवालों के जवाब तो नहीं दूंगा, ठीक है ना? 5 दिसंबर के बाद आपको मैंडेट मिला, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या अल्ताफ हुसैन साहब को मैंडेट मिल गया हर किस्म की तकारीर करने का और अनचेक तकारीर करने का? मैंने नहीं कहा। तो फिर सवाल तो होंगे अगर तकरीर करेंगे। मेरे ख्याल में इन सवालों के जवाबात हमने वाफिर मिकदार में दिए हैं और बहुत मरतबा दिए। अब से मेरी एक बात सुन लीजिए कि अल्ताफ भाई की तकरीर के ना नशर करने पर पाबंदी है, ना उस वक्त ब्लैकआउट था, तो किस चीज का कॉग्नाइजेंस लिया गया पाकिस्तान के आईन और कानून में? पहली बात तो मुझे ये बताई जाए। और किनके ईमा पे एक साथ 25 रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर कटती है? ये जो कराची ऑपरेशन के कप्तान जो आज खुद अपनी खड़ी हुई मुसीबत का शिकार हो रहे हैं, अगर वो उस वक्त ये होश के नाखून ले लेते तो शायद मेरे ख्याल में ये सारी बातें एक निगरां कमेटी के तहत जो है वो तय हो जाती। अगर बकौल आपके साथ ले लेते तो अगर बकौल आपके अब अगर होश के नाखून लिए तो आप तो साथ नहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। बात एक इम्तियाज की है, डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं आपको बताऊं कि नशर तो मीडिया ने की, मैंने थोड़ी मीडिया पे नशर की। अच्छा, तकरीर तो अल्ताफ भाई की आज भी हो रही है और हो सकता है आज भी कुछ इसी तरह की बातें वो कर रहे हों। अब क्यों एफआईआर नहीं कट रही है? इसलिए कि पूरा पाकिस्तान नहीं देख रहा, पहले पूरा पाकिस्तान देख रहा था, इसलिए शायद ऐसी। अब वेबसाइट पे हमारे अभी भी अल्ताफ भाई की, उसके बाद बहुत सारी तकारीर जो हम नशर कराते हैं, हम सुनते भी है, तो हमारे खिलाफ तो हर तकरीर के बाद एक एफआईआर कट जानी चाहिए। इसका मतलब वो सिलेक्टिव था और असल में मीडिया ने नशर किया जो पूरे पाकिस्तान ने सुना। जब तो इसका मतलब एमकेएम के ऊपर अगर ये मुकदमा बन रहा है तो फिर मीडिया और हर चैनल पर भी ये मुकदमा बनना चाहिए। ये तो पिट जाएगा उसी वक्त जब हम अगर आप अनोखा करते हैं, कभी हम पे एतराज करते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर नहीं दिखाते हैं, तो कहते हैं कि जिस तकरीर पे मुकदमा हुआ है मीडिया के ऊपर भी मुकदमा हो। आप तो ऐसी क्या तुम्हारा मसला ये कि चट भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, वैसे इस वाले केस में आप चट पट की बात कर रहे हैं। तुम तो इस्तिगासा के वकील भी और वकील दिफा भी हो। मैं अगर ये वाली बात करूंगा तो तुम वो वाली करोगे, और मैं अगर वो बात करूंगा तुम्हें तो मैं बड़ा लाइट नोट आपसे सवाल पूछूं, तुम्हें अपना प्रोग्राम मैं आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं। मेरी एक बात, जब आप ये कहें, नहीं फंसे, एक सवाल बताएं, जब आप ये कहें कि मीडिया अल्ताफ भाई की तकरीर क्यों नहीं दिखाता, और फिर जब मुकदमा हो तो कहें कि मीडिया ने तकरीर दिखाई तो उनके खिलाफ नहीं क्यों नहीं होता, तो चट भी मेरी पट भी मेरी आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं चट भी मेरी पट भी। शाहज़ेब, ये सीरियस प्रोग्राम है ना, ये हम बच्चों का प्रोग्राम है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप मेरी बात को सुने बगैर अगर कोई बात निकालेंगे ना तो लगेगा आपके दिल को मेरी बात लग गई, लेकिन मेरी पूरी बात आप सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये है
ये है 4 मई का नोटिफिकेशन, जिसमें रेगुलेट करने के लिए कहा गया। अल्ताफ भाई की तकरीर को रेगुलेट करना मीडिया का काम है। अगर बगैर रेगुलेट किए मीडिया ने नशर कर दी, मैं इस बात की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा हूं। मैं सहूलतकार बनता हूं तो मेरे साथ साथ मीडिया भी है। मैं ये कह रहा हूं मीडिया और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अच्छा, मामला ये मैं ये कह रहा हूं ये सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। मामला ये है कि आप एक छोटी शख्सियत नहीं है। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझसे ज्यादा इस मामले में मीडिया, मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूं ना मीडिया को। लेकिन अगर एक ही तराजू से एक ही लकड़ी से सबको हाँकना है तो कानून की नजर में सब बराबर है। इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन ये है, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन। आप एक सीनियर रहनुमा हैं, वसीम अख्तर साहब, अब एक इलेक्टेड मेयर होने जा रहे हैं। अब ये हो गया, आपका लाएअमल क्या है? आप इसको कंटेस्ट करेंगे, बेल कराएंगे, वरना आप 2 जनवरी तक आप बहुत बड़े रहनुमा हैं, सारे अरेस्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम तो अपने आईनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुकदमा ना भी हो तब भी मुझे कोई गिरफ्तार करना चाहे और उसके बाद मुकदमा डाल दे, तो ऐसा भी हुआ है। तो गिरफ्तारी का ताल्लुक जो है वो फैसलों से होता है और किस लिए किसको गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई और एफआईआर नहीं थी तो एक तलवार लटकाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हमारे ऊपर भी लटकाया गया। और इसमें खुशबख्श शुजात जैसी बावकार एक टेलीविजन की एंकर जो प्रोग्राम कर चुकी है और उनको सब जानते हैं, जब उनको भी इस मुकदमे में घसीटा गया तो ये हम सबको शटअप कॉल दी गई थी कि हम कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का खिताब मुनक्कद कराना बंद कर दें, सुनना बंद कर दें, हम दब जाएं, डर जाएं, टीवी पर आकर अपने मौकिफ का दिफा करना बंद कर दें। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कानूनी तौर पर आप इस मामले को देखेंगे। दूसरा, सिंध के साथ ब्लैकआउट सितंबर में हुआ है। सिंध और जो वफाक का आपस में मामला है, इस पर अब आपकी क्या पोजीशन है? ये तो आमने सामने आ गए हैं, वफाक ने रिजेक्ट कर दिया। आप उस रेजोल्यूशन ही के खिलाफ थे, जाहिर है आप कहते थे कि डिबेट करना नहीं हुई, मगर अब उस रेजोल्यूशन की बुनियाद चीफ मिनिस्टर ने लिखा, वो रिजेक्ट हो गया। आप कहां खड़े? मुत्तहिदा कहां खड़ी है उसमें? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो पहले ही रिजेक्ट किया था ना इसको। बिल्कुल, अब वहीं खड़े जहां उस वक्त खड़े थे, क्योंकि आप वहीं खड़े, बिल्कुल वहीं खड़े, क्योंकि हम ये समझते हैं फिर सिलेक्टिव जो डिसीजन होता है या डिस्क्रिशनरी, वो इम्तियाजी होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो इंसाफ के तकाजों, इंसाफ का खून करता है और इंसाफ के तकाजों के मनाफी होता है। तो यही हो रहा है। हम ये समझते हैं कि आईन और कानून में एक ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जो कि ज्यादा से ज्यादा जमहूरी भी हो, और कहीं ना कहीं ये रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना मामला खराब हो रहे हैं। मैंने सुना था, और ये भी आपके प्रोग्राम में वो जो जनरल साहब थे, जनरल कादिर बलोच ने कहा, तो मैं उनको भी कहता हूं कि उन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई की तकारीर पर बैन नहीं है। ये बैन इसलिए नहीं लगा सकते कि बरतानिया के कानून में कोई बैन नहीं है। फरसा साहब, बहुत शुक्रिया। फरसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद अहम डेवलपमेंट लंदन में हुई है। पहली दफा इमरान फारूक की अहलिया मजिस्ट्रेट के सामने 5 साल में पेश हुई। क्या मामला है? मुर्जा शाह हमारे नुमाइंदे अंदर की बात बताएंगे। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो मुर्जा ने भेजी है वो आप देख रहे हैं, जरा तफसील से आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा इमरान फारूक को कत्ल हुए 5 साल हो गए। स्कॉटलैंड यार्ड अब तक इस केस के मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, ना इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकी। अब केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एक्सक्लूसिवली आपको बता रहे हैं कि इमरान फारूक कत्ल केस में और पाकिस्तान में भी गिरफ्तारियां हुई और FIA ने इस हवाले से केस भी दर्ज कर लिया। लेकिन अब इमरान फारूक की बेवा के हवाले से खबर सामने आई है। 5 साल में पहली मर्तबा इमरान फारूक की बेवा शुमाइला इमरान अपने 2 बच्चों समेत वेस्ट लंदन कोर्ट में पेश हुई, अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। आप अपने सामने स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं ये उनके पेश होने से पहले की और पेश होने के बाद की फुटेज आपके सामने है। उन्होंने कुरान पर हल्फ लेते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। शुमाइला इमरान ने अपने उस बयान की तस्दीक की जो उन्होंने इमरान फारूक कत्ल के फौरन बाद पुलिस को रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उन्होंने इमरान फारूक कत्ल के हवाले से तफसीलात बताई थी। इंतहाई अहम बात यह है कि शुमाइला इमरान और इनके बच्चों की पेशी के वक्त कोर्ट में स्पेशल इंतजाम किए गए थे। शुमाइला इमरान की पेशी के वक्त कोर्ट रूम खाली कर दिया गया था और शुमाइला इमरान के साथ साथ 2 और ऐसे गवाह भी कोर्ट में पेश हुए जो ग्रीनलैंड लंदन के इलाके में रहते हैं, जहां इमरान फारूक अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। तो ये ग्रीनलैंड के कौन से ऐसे ग्रीनलैंड के लोग थे जो पेश हुए हैं? कोर्ट की जानिब से शुमाइला इमरान के बयान को सील करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और हमारे जराए ने यह भी बताया है कि जब इमरान फारूक की बेवा अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर चली गई
तो उसके बाद उन पुलिस एहलकारों ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जो इस केस के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान आकर जो मुबैना कातिल हैं या सहूलतकार हैं इमरान फारूक के कत्ल के, उनसे इंटरव्यू करके गए थे। हमारे जराये के मुताबिक तकरीबन 12 पुलिस एहलकारों ने हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाए। ये तमाम बयानात तौर पर रिकॉर्ड करवाए गए। इस पूरी खबर की क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे मुर्जा अली शाह जो ये खबर कवर करते रहे और अंदर की इतला क्या मामला है, उनसे बात करते हैं। मुर्जा अली शाह, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये किस तरीके से अहम और नया है। ये बात तो नहीं है कि 5 साल में पहली दफा इमरान फारूक की जो बेवा हैं उनका बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने उनसे बयान रिकॉर्ड कराया कुरान पाक पर उन्होंने, मगर 5 साल उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? अगर वो खुद इतनी अहम थी, ना तो उन्होंने देखा ना ऐसा कोई मामला था, क्यों उन्हें 5 साल में बुलाया गया और ये क्यों अहम है? जी शाहजेब, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद पहली बार शमाइला इमरान फारूक वेस्ट लंदन की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हुई हैं। यहाँ पर इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि जो पिछले दिनों जो डिटेक्टिव्स पाकिस्तान गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जो डॉक्टर इमरान फारूक के किलिंग केस में जो सस्पेक्ट्स हैं उनसे इंटरव्यूज़ किए, नई जो इन्फॉर्मेशन लेकर वो यूके में आए, उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जब शमाइला इमरान फारूक के कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने अपना बयान हल्फी जज के सामने जमा करवाया। उसके अलावा जज ने उनसे सवालात पूछे, उन्होंने जो उनके बच्चे थे वो भी उनके साथ थे, उनसे भी जो जज ने उनसे बातचीत की। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक के बच्चों से बातचीत की और उनको अश्योर करवाया कि वो दिन ज़रूर आएगा जब उनके कातिल पकड़े जाएंगे। और उनको ये यकीन दहानी कराई गई हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि इंसाफ उनको बरतानिया में मिलेगा। और इसी वजह से जो हियरिंग हुई है, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इस हियरिंग के बाद इंपॉर्टेंट डिवेंट्स आगे आने वाली हैं। मगर जो शुमाइला इमरान है उन्होंने इमरान फारूक को मर्डर होते नहीं देखा, वो नहीं जानती कि कातिल कौन है जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं मुबैना तौर पर, ना वो ये जानती है कि सहूलतकार कौन है। तो पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट है शुमाइला इमरान से क्या उनका ताल्लुक हो सकता है जब उन्होंने देखा ही नहीं था, मर्डर होते नहीं देखा, ना वो उसकी आई विटनेस है, 5 साल में पहली दफा बुलाया जाना, किस तरीके से कनेक्शन है? जी शमाइला ने इमरान फारूक का कत्ल होते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके जो कत्ल के 5 से 6 मिनट के बाद वहां पर जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची थी उसके बाद वो मौके पर मौजूद थी। लेकिन उनकी जो गवाही इस हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर इमरान फारूक का जो पुलिस का जो ख्याल है कि उनको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कत्ल किया गया था, सियासी वजूहात थी। और वो जो डॉक्टर इमरान फारूक का जो एक पॉलिटिकल डिसएंगेजमेंट का जो पीरियड था वो सारा वो शमाइला इमरान फारूक के सामने हुआ। वो उनकी ज़िंदगी के जो बरतानिया में जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे उनको करीबी हवाले से वो जानती थी। और जो डॉक्टर इमरान फारूक के जो मुख्तलिफ उनके घर से कंप्यूटर्स और बहुत सारा एविडेंस जो पुलिस के पास है जिसको बुनियाद बनाकर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो सारा शमाइला इमरान फारूक का पता है। उन्होंने आज तक पब्लिकली कहीं कोई बयान नहीं दिया, लेकिन पुलिस को जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और अब जिसको वो हल्फन वो जो मजिस्ट्रेट के सामने जिसका वो इकरार कर चुकी हैं कि ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है, उन्हीं का बयान है, उस हवाले से उनकी जो यहाँ पर जब भी ये ट्रायल चलेगा, मर्डर ट्रायल चलेगा, वो सेंट्रल वो उसका वो जो विटनेस भी वही है और जो विक्टिम भी उनको पुलिस मानती है, क्योंकि पुलिस के ख्याल में जो सबसे बड़े जो विक्टिम्स है वो डॉक्टर इमरान फारूक के उनकी बेवा हैं। जो भी केस होगा वो प्रोसिक्यूशन उनको सामने रखते हुए यहाँ पर वो केस करेगी। उसके अलावा शमाइला इमरान फारूक ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुई, बल्कि वो 2 विटनेसेस जिन्होंने ये मर्डर होते हुए देखा। और जैसे इसी शो पे हमने बताया था कि एक बच्चा भी है जिसने जो मर्डर होते हुए देखा था और उसने मोहसिन अली सैयद को रिकग्नाइज भी किया है कि ये वही शख्स है जिसको उसने डॉक्टर इमरान फारूक को छुरियां मारते हुए देखा है। ये सारे लोग मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्हें अपने बयान हल्फी पहली बार अब दिए हैं। और पुलिस ने इससे पहले जो मजिस्ट्रेट को अप्रोच ही नहीं किया था, पहली बार यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने अप्रोच किया है और उन्होंने इन लोगों को प्रोड्यूस किया है। मगर मुझे एक तरफ ये मामला नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अहम है, दूसरी तरफ तो ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश हुकूमत या स्कॉटलैंड यार्ड इंटरेस्टेड ही नहीं कि ये केस आगे बढ़े, या तो इंटरेस्टेड नहीं या फिर उनके पास सबूत नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत पर उल्टा तनकीद हुई कि जी आपको बड़ी जल्दी है, वहां तो मामला आगे नहीं बढ़ रहा, कि यहाँ पर आपने FIR भी दर्ज करा दी, केस भी आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तानी हुकूमत तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगती है कि भाई आप हमारे पास इतने सारे सबूत हैं और बरतानवी हुकूमत या बरतानवी पुलिस आगे नहीं बढ़ रही। तो क्या मसला है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां से कि उन्होंने केस आगे नहीं बढ़ाया और पाकिस्तान में इतनी सारी एविडेंस मौजूद है?
जी शाहजेब, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन स्लो ज़रूर है, लेकिन जो हमारे पुलिस सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि वो इस केस के ऊपर काम 5 साल करते रहे हैं, वो अब भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस को वो रिजॉल्व नहीं कर देते। लेकिन चूंकि मोहसिन अली सैयद और दीगर लोग पाकिस्तान में, उनकी प्रोसिक्यूशन बरतानिया में होना ज़रूरी है। पुलिस हमारे एक बहुत क्रेडिबल सोर्स है, उनका ये कहना है कि इससे पहले तो उन्होंने मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान कामरान को वांटेड डिक्लेयर किया था, लेकिन बहुत जल्द बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी की जाएगी। अब पाकिस्तान से इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अंडर द लॉज ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बरतानिया बहुत जल्द हमारे सोर्सेज के मुताबिक अब पाकिस्तान से कहने जा रहा है कि मोहसिन अली सईद और जो दीगर लोग हैं उन्हें बरतानिया के हवाले किया जाए ताकि उन्हें यहाँ पर चार्ज किया जाए और उन पर यहाँ पर मुकदमा चलाया जा सके। शमाला इमरान फारूक और जो दीगर विटनेसेस हैं जिन्हें यहाँ कोर्ट में पेश किया गया है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत शुक्रिया मुर्जा, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट दे रहे थे। अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और कहते हैं कि उनकी सोर्सेज कहती हैं कि ये केस अब तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। अहम मामला है कि सिंध में जितनी भी पुलिस के टॉप हायरार्की है वो फारिग हो सकती है। इसके अलावा N154 का अहम मामला है जिसमें कल इलेक्शन होंगे। इन दोनों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई। सिंध हुकूमत के लिए मसाइल कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट ने IG सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 11 अफसरान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी और फैसले के नतीजे में सिंध और कराची पुलिस की आला क़यादत को घर भी जाना पड़ सकता है। कैसे जाना पड़ सकता है, इसके आईनी और कानूनी पहलू पर तो बात करेंगे, मगर अहम मामला है कि सिंध हुकूमत इन तमाम बातों के बावजूद IG सिंध को हटाने के लिए तैयार नहीं। कितने ही केसेस हों, हटाने के लिए तैयार नहीं। सिंध हाईकोर्ट ने IG सिंध के अलावा साबिक एडिशनल IG गुलाम कादिर थेबो, DIG वेस्ट फिरोज शाह, DIG फैसल बशीर मेमन और दीगर के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद की अफसरान है और इन सब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है। आपको याद दिलाएं कि रवा साल 23 मई को पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा की सिंध हाई कोर्ट आमद पर सादा लिबास नकाबपोश एहलकारों ने उनके गार्ड्स और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जबकि अदालत की जानिब से वाकये की सरजरिश के बाद 8 जून को IG सिंध गुलाम हैदर जमाली और दीगर अफसरान ने अदालत में मुआफी नामे भी जमा कराए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट की पुलिस अफसरान पर फर्द जुर्म की चार्जशीट कहती है, सख्त अल्फाज में कहती है कि तमाम अफसरान ने जानबूझकर अदालती तकद्दुस को पामाल किया, अदालत की जानिब से इंसाफ की फराहमी में रुकावट बने, लोगों को डराया, धमकाया और इन्हें जख्मी करके जजेस को भी धमकाया गया। इस अमल पर आपकी नाम निहाद गैर मशरूत मुआफी की दरख्वास्त नाकाबिल कबूल है। अदालती तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए सजा जजा पर अमल दरामद जरूरी है। ये मामला जब फर्द जुर्म आयद हो गई, अब आगे कहां जाएगा, क्या हो सकता है, जिससे रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख चुके कि पहले एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब 60 सेकंड की सजा पर उनका जो वजारत उज़्मा थी वो चली गई। ये केस अगर आगे चले और मामला आगे बढ़े, कितना खतरनाक हो सकता है इन अफसरान के लिए? वो तो खैर सियासी आदमी थे, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस किस्म का अगर कोई कन्विक्ट हो जाए तो 5 साल के लिए वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इनको तो सिर्फ सजा मिली थी, वो तो बहुत कम थी। अब इन सब का ट्रायल होगा, प्रोसिक्यूटर को ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी और वो अपनी डिफेंस कर सकेंगे। उसके बाद अगर नहीं कर सके डिफेंस, ये तो चूंकि सरकारी नौकर हैं और उनकी मुलाजमत है, उनके इतना रुतबा है, IG है, सब कुछ है, तो ये तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वो डिसमिस हो जाएंगे फ्रॉम द सर्विस, हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो करियर खत्म हो जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी। ये मामला सस्पेंड होने का नहीं है, डिसमिस होने का है, यानी इन अफसरान की नौकरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और कल अहम दिन है, N154 में इलेक्शन होंगे। उन 4 हलकों में से एक हलका है जहांगीर तरीन का, जो कि अस्पताल के बिस्तर से इमरान खान साहब ने जिसमें चैलेंज किया था, ना सिर्फ खान साहब के लिए अहम, PTI के मौक़िफ़ के लिए अहम, N122 हारने के बाद ये हलका बहुत अहम, बल्कि खुद जहांगीर तरीन साहब के लिए बहुत अहम हलका है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। सिद्दीक बलोच साहब पहले आजाद जीते थे, अब उनका नून लीग का उनके पास टिकट है। क्या मामला होगा, कल तफसीलात पता चल जाएंगी और जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो नताइज भी आ गए होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।